हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अक्षय क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी के लिए एक वायरल पेपर को पढ़ेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 में सीधे सीधे छप करके यहीं आएगा। स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको 95% मार्क लाने से कोई ना रोक सके। यदि आप भी टॉपर की तरह 95% नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम जितने सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। साथ में इस वायरल पेपर का जो सॉल्यूशन है वर्णनात्मक प्रश्न वाला खंड ब, उन सबका मैं लिखित उत्तर कराऊंगा। आपके सामने एक एक प्रश्नों का उत्तर मैं सॉल्व कराऊंगा। आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, ताकि उत्तर लिखने में कोई दिक्कत न हो। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न वाले खंड अ को करते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। किसके लेखक हैं? आपका ऑप्शन है द्विवेदी युग के, भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र युग के, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या एकाकी है? तो गुनाहों का देवता रचना की जो विधा है वो उपन्यास विधा की है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है। हंस पत्रिका के संपादक है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा? तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है। कलम का सिपाही की विधा है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी या आत्मकथा? तो कलम की सिपाही किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जीवनी विधा की रचना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 है कि लहरों के राजहंस के लेखक है धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कवि, उपन्यासकार, आलोचक या नाटककार? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक आलोचक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है कि आकाशदीप के लेखक है अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या निराला जी? तो देखिए, आकाशदीप के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अब आपका प्रश्न संख्या 8 है कि मैला आंचल के रचनाकार है मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? तो मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, अब प्रश्न संख्या हम 9 को पढ़ते हैं कि केशव दास काव्य धारा के कवि हैं रीतिबद्ध, रीति सीधी, रीति मुक्त या प्रयोगवादी? तो केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रीति सिद्ध कवि है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 पढ़ते हैं। रामचंद्रिका रचना है केशव दास की, बिहारी लाल की, घनानंद की या भूषण की? तो रामचंद्रिका रचना है किसकी रचना है? तो केशव दास की है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11 पढ़ते हैं। यह व्याकरण सेक्शन का है। करुण रस का अस्थाई भाव है रति, शोक, हास या निर्वेद? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12 पढ़ते हैं। सोहट ओढ़े पीठ पट श्याम सुलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रकाश? उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां कहीं भी मनहु, जनहु, मन, जनहु ऐसा शब्द दिख जाए वहां आपको उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल लगा देना है। प्रश्न संख्या 13 है
कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 3, 2, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 14 है कि अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है और उपसर्ग है कौन सा, अति, अधि, अध या अ। तो अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो अधि है। उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग कोई शब्द नहीं होता है, शब्दांश होता है जो किसी भी मूल शब्द के आगे लगता है। तो ग्रहण में अधि लगा है और अधिग्रहण बना है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 पढ़ते हैं कि प्रत्यय के कितने भेद हैं, 2, 3, 4 या 1। तो प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद हैं। राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 16 है कि तिरंगा में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो तिरंगा में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द्विगु समास है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अब अच्छे तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। प्रत्येक शब्द में कौन सी शब्द संधि है, तो प्रत्येक का संधि जब होगा बच्चा तब प्रतिधन 1 होता है, प्रतिधन 1 होता है। तो इसमें कौन सा संधि हो जाएगा, तो इसमें आपका यण संधि हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि खीर का तस्तम रूप है, क्षीर, क्षीर, क्षीण या खीन। तो देखिए खीर का तस्तम रूप क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्षीर होता है। अब हम लोग 19 को पढ़ते हैं कि नदयो शब्द का वचन और विभक्ति है, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी एक वचन या चतुर्थी एक वचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी एक वचन। अब प्रश्न संख्या 20 है, हसिष्ठ धातु का वचन एवं पुरुष है, एक वचन मध्यम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष या एक वचन प्रथम पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवचन मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा खंड ब है वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न में पढ़ना है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको दो जो है क और ख 2 यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, किसी एक का ही हमें हल करना है, या तो ऊपर वाले के करेंगे नहीं तो अथवा वाला करके दिया है इसका करेंगे। तो चलिए हम लोग वर्णात्मक प्रश्न का उत्तर देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है खंड ब। क्या लिखना है, खंड ब। और वर्णात्मक प्रश्न लिखने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 21 लगाइएगा। और हम किसका उत्तर दिए हैं, तो पहले वाला का। पहले वाला क्या है हमारा, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धव स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उचासे कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। देखिए आपका पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, इसे बताना है। अथवा करके इसका भी लिख सकते हैं कि अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है और हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। श्रुति कहती है कि तेन व्यक्तेन भुजिष्ठा। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व में ओतप्रोत है। या तो हम इसका लिख देंगे, नहीं तो ये मित्रता वाला पार्ट से जो लिया गया है इसका लिख देंगे। तो किसी एक का लिखना है तो हम किसका लिख दिए हैं, मित्रता वाला। ठीक है, मित्रता नामक पार्ट से लिया गया है, तो मित्रता के लिए से लेकर के यहाँ तक खूब निभी, यहाँ तक हम लोग पहले
लगा देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि कहां से कहां तक का हमने उत्तर दिया है। तो अब यहाँ संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। कब भी हमें संदर्भ लिखना है बच्चा तो दो बात बिल्कुल याद होनी चाहिए। पहला क्या, पाठ का नाम अच्छा से याद होना चाहिए और उसका राइटर लेखक कौन है वो हमको अच्छा से याद होना चाहिए। यदि दो चीजों को अच्छा से याद कर लेते हैं तो संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें व्याख्या करना है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कहां से है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। ठीक है, यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव के होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और वे ऐसा नहीं समझते हैं तो समान स्वभाव के होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती है या नहीं चलाई जा सकती है। देखिए, हम लोग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या समझाया है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों मित्रों का जो सोच हो एक ही जैसा हो। अलग अलग सोच के अलग अलग आचरण वाले मित्र भी एक साथ रह सकते हैं, जिनकी रुचि अलग अलग हो फिर भी यदि एक साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। इस प्रकार प्रकृति का आचरण और समानता भी आवश्यक और वांछनीय नहीं है। उसके बाद हम लोग तीसरा का उत्तर लिखेंगे कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। भाई बताना है कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव था उसमें क्या अंतर है। तो लिख देंगे कि राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे। राम जी जो थे वो धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले थे। तो इतना लिख देंगे तो आपका तीनों का तीनों प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और आपको यहाँ से कितने 6 मार्क बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या पढ़ेंगे कौन सा, तो 22 नंबर। 22 हमारा क्या है कि दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी प्रत्येक प्रश्न का 2-2 नंबर मिल करके हमको 6 नंबर मिलने वाला है। पहला हमारा क्या है कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। या तो इसका लिखना है, नहीं तो दूसरे खंड का ख दिया है अथवा करके उसका लिखेंगे कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदा बन गोकुल बन उपवन संघन कुंज की छाही, प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सौ हित जंदु तात। ठीक है, किसी एक का ही लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखना है। ठीक है, अब हम लोग किसका लिखे हैं तो दूसरे का लिखे हैं, उधो वाला का। उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चंद्रतात तक क्या कर देंगे, अपना अच्छा से हेडिंग लगा देंगे। ठीक है, ये 22 का ख। उसके बाद संदर्भ लिखना है कि यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है तो पद शीर्षक से लिया गया है। इसका लिख देंगे, संदर्भ हो जाएगा। इसके राइटर कौन है तो सूरदास, यहाँ दिया भी है, कहा है सूरदास जी, इतना हो जाएगा। अब आगे हम लोग करेंगे व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि उधो मोहि ब्रज बसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बसरत नाही, मतलब श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए, उन्हीं के ध्यान में खो गए। अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से इसका अर्थ हो जाएगा
कि वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भी भूल नहीं पाता हूँ। यानी बिसरना का मतलब क्या है भाई? तो भूलना। क्या है? बिसरना का मतलब है भूलना। वृंदावन गोकुल वन उपवन संघन कुंज की छाई। यहाँ लिखेंगे कि वृंदावन और गोकुल के वन मुझे सब याद आते रहते हैं। वहाँ के घनों कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। ठीक है नंद। अब आगे लिखेंगे क्या? आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर लिखते हैं। आगे लिखा है कि प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देखी देखी सुख पावत। ठीक है कहा है कि नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रह करके स्मरण हो रहा है। इतना लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। अब हमारा 3 नंबर क्या है कि उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन है? किस समय का वर्णन है? तो लिखेंगे कि उपयुक्त पंक्ति में श्री कृष्ण द्वारा गोकुल में बिताए गए समय का वर्णन है। यानी श्री कृष्ण भगवान जब समय गोकुल में अपना बिता रहे थे या जब बचपन अपना गोकुल में बिता रहे थे तो उस समय का वर्णन यहाँ पे सूरदास जी ने किया है। ठीक है अब हम लोग प्रश्न संख्या 23 को पढ़ते हैं। 23 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। या तो इसका करना है नहीं तो दूसरा वाला का करना है। तो किसका हम लोग किए हैं? तो देखिए इयम नगरी सर्वत्र स्प्रियंत हंते यहाँ तक यंते तक। ठीक है तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 23 लगा लेना है। क्या लगा लेना है? प्रश्नोत्तर संख्या 23 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का वर्णन किए हैं तो अच्छे तरीके से इसको डैश डैश करके लिख देंगे। अब हमको समझना है कि यह कहाँ से लिया गया था, कहाँ से लिया गया है। ठीक है यह जो गद्यांश से कहाँ से लिया गया है? तो लिखा है यह नगरी विविध मारणा संगम स्थली, विविध धर्म मारणा संगम स्थली। अब इसको हम पढ़ने से पता चला है कि कहाँ से लिया गया है। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है इतना लिया गया है, ये उद्धृत है लिख देंगे। उसके बाद अनुवाद करेंगे अच्छे तरीके से एक एक करके। क्या लिखा है कि यम नगरी विविध धर्मणा संगम स्थली। इसका अर्थ हो जाएगा कि यह नगरी विविध धर्मों का मिलन का स्थान रही है, मिलन का स्थान रही है या संगम रही है। आगे लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्विनान विचराण प्रशयान। इसका अर्थ आगे लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अपने विचारों को फैलाया। ठीक है उसके आगे लिखेंगे कि न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्र इयम नगरी विविधाना कलाना शिल्पाना च कृते लोके विस्तृता। लिखेंगे कि केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। इसके आगे लिखेंगे कि अत्रयः कोटेश्य साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। ठीक है यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश सभी जगह पसंद की जाती है। यहाँ तक हो जाएगा इसका अर्थ। तो इसका अर्थ लिख देंगे। यहाँ से हमको संदर्भ लिखने का 2 और अर्थ लिखने का 3, बिल्कुल 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है अब हम लोग प्रश्न संख्या 24 की तरफ पढ़ेंगे। 24 हमारा क्या है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है या तो पहले का करेंगे नहीं तो दूसरे का करेंगे। पहला क्या है कि शीत गुरुतर भूमे किविश्चित दुंतरः च खात किस्वित सिंहंत्र बतात किस्विद बहुतंत्र तीर्णात माता गुरुतरा भूमे खात पितो चत्रा सस्था मना सिंहंत्र बतात चिंता बहुतरी तीर्तात। या तो इसका लिखेंगे नहीं तो दूसरे का। हम लोग किसका लिखे हैं इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। तो किसका लिखे हैं 2 नंबर का लिखे हैं हंतो वा विगत ज्वारह तक, हंतो वा
विगत ज्वरः तक। हंतो वा प्रस्पयास स्वर्गः जित्वा वा भोक्ष्यसे महिमा निर्वासी निर्ममो भूतवा युद्धस्व विगत ज्वरः तक का। ठीक है, तो संदर्भ इसका लिखेंगे कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर पूज्यते पाठ से उद्धृत है। ठीक है, अब इसका अनुवाद कर देंगे कि यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यहां तक का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, हतो वा प्रास्प्यात स्वर्ग जितवा यो भोजते महिम, यहां तक का। ठीक है, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्ति करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी के राज्यों को भोगोगे। इसके आगे लिखेंगे कि निराशी निर्ममो भूतवा युधिष्ठिरम विगत ज्वर। इसके आगे लिखेंगे इसलिए तुम इच्छा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के युद्ध करो। ठीक है, इतना लिख देंगे। हमको बिल्कुल यहाँ से जो 2 संदर्भ का और अनुवाद का 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या पढ़ेंगे, कौन सा? 25 नंबर। कहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो खंड काव्य बच्चों अपने अपने जिले के अनुसार अपने टीचर की सहायता से या सीरीज की सहायता से तैयार कर लीजिएगा। हम लोग बहुत सारे खंड काव्य है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 26 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। हमको यहाँ से जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर और रचना का उल्लेख करेंगे तो 2 बिल्कुल 5 नंबर मिल जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरा है जयशंकर प्रसाद। किन्हीं एक लोगों का जीवन परिचय हमको अच्छे तरीके से लिख करके आना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि हमको बिल्कुल अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाए। ठीक है, ये मैंने छोड़ रखा था, इसको ऐसे कर देना है, घेर करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 26 का हम लोग लगा देंगे क वाला का उत्तर लिख रहे हैं, लेकिन किसका? पहले का। तो हेडिंग लगाना है हम लोग का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और बोर्ड की कॉपी में जैसे मैं सेम लिखा हूं ना, ऐसे इसी विधि का प्रयोग करके जीवन परिचय आपको लिख करके आना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हेडिंग लगा दीजिएगा, फिर हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय। एक एक बात को अच्छे तरीके से समझिए और लिख करके आना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पढ़ने से यहाँ क्या क्या पता चला कि इनका जन्म का समय कब है? 1884 है, और कहाँ? तो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली था। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी, यानी शुक्ल जी जो थे वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते थे। उन्होंने घर पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। यानी कि शुक्ल जी के पास कौन कौन सी भाषाएं थी? तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यानी शुक्ल जी की मृत्यु कब हो गई? तो 1941 में हो गई। अब जो लिखना है तो रचना लिख देंगे। रचना 1 पूछता है, कितना? 1। हम लोग 3 लिखे हैं, कोई बात नहीं, आप 1 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, नंबर मिलेगा। रचना क्या है? तो चिंतामणि, रश्मि मीमांसा और त्रिवेणी। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी जो कॉपी जांचने वाला होगा ना, वो इस पॉइंट को देखेगा। इसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसको हाइलाइटर को पूरे देख लेते हैं कि क्या बच्चा ने लिखा है। तो सबसे पहले लिखना है नाम में हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म कब है? तो 1884 ईस्वी। जन्म स्थान कहाँ है? तो अगोना बस्ती। और शिक्षा कहाँ तक है? तो इंटर तक। पिता का क्या नाम हो जाएगा? तो चंद्रबली। और मृत्यु कब हुई है? तो 2 फरवरी 1941 ईस्वी को। और रचनाएं क्या है? तो रचनाएं में एक यहाँ लिखे हैं चिंतामणि। कोई बात नहीं, 1 भी लिख देंगे, नंबर बिल्कुल मिल जाएगा आपको। यहाँ से नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर मिल जाएंगे यहाँ से? तो 5 नंबर। अब खंड ये ख वाला पढ़ते हैं। 26 का ख क्या है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए।
क्या क्या नाम है? गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास जी। रचना उनकी जीवन परिचय लिखिएगा 3 नंबर और रचना 2 नंबर। ठीक है, तो 26 का ख वो हम लोग लगाते हैं। एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग को अच्छे तरीके से लिखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से करके आना है। हमको 95 में 95 लाना ही है। चलिए, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का सुमित्रा नंदन पंत। अब हेडिंग लगा दीजिएगा जीवन परिचय। लिखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसानी नामक ग्राम में। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित गंगा दंत पंत था। ठीक है, इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। यानी सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे, तो जब इनका जन्म हुआ, ठीक इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी मम्मी का क्या हो गया? देहांत हो गया था। अब आगे लिखेंगे कि अतः इनका लालन पालन पिता और दादी के वात्सल्य के छाया में हुआ। पंत जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में पूरा किया। कहाँ पूरा किया? तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो हुई वो अल्मोड़ा में हुई। इसके बाद वाराणसी में जय नारायण हाई स्कूल से स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के इन्होंने बीए की परीक्षा दिए बिना ही कॉलेज छोड़ दिया था। यानी सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने बीए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और कॉलेज का त्याग कर दिया था। इन्होंने प्रगतिशील विचारों की विचारों की पत्रिका है रूपाभ का प्रकाशन किया। इनकी कृति चिदंबरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला? तो इनकी कृति थी एक चिदंबरा, इसके लिए क्या इनको मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इस महान साहित्यकार ने भौतिक संसार से सदा के लिए विदा ले ली। अब इसके आगे आप लोग लिख दीजिएगा रचना। तो रचना एक याद कर लीजिए, एक नहीं कई सारे याद करके रखिए। ठीक है, रचनाएं में हम लोग लिखा है वीणा, पलव, लोकायतन, युगवाणी। ठीक है, तो आपको याद करके जाना है। साथ ही साथ इस ट्रिक को भी अपना करके आना है कि नाम सुमित्रा नंदन पंत, जन्म सन 1900 ईस्वी, जन्म का स्थान तो कौसानी, पिताजी तो पंडित गंगा दत्त पंत और मृत्यु तो सन 1977 ईस्वी में। और रचना यहाँ पे मैंने छोड़ा है, यहाँ भर दीजिएगा वीणा। क्या भर दीजिएगा? वीणा। ठीक है, तो अच्छा तरीके से भर करके आइएगा, बिल्कुल आपका नंबर नहीं कटेगा जीवन परिचय में। अब प्रश्न संख्या हम लोग 27 के तरफ बढ़ेंगे। 27 हमारा क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, यानी कि जो आपके पेपर में न पूछा गया हो। तो चलिए, अब प्रश्न संख्या हम लोग 27 का लिखेंगे। 27 का एक श्लोक लिखना है। बंधना मरणम वापि जयो वापि पराजया अभ्यत्र समय वीरः वीरः भावो ही विदिता उतर यत समुद्रस्य हिमाद्रेश च दक्षिणम वर्षः तद भारतः नामः भारती यत्र संतति। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग श्लोक लिख दीजिएगा। आपको बिल्कुल कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। उसके बाद अब प्रश्न संख्या 28 पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको प्रश्न कितने दिए गए हैं? तो 4, 1, 2, 3 और 4 दे दिए गए हैं, किन्हीं 2 का उत्तर लिखना है। पहला है कि पुरुष राजा कः आसीत्। पुरुष राजा कः आसीत्, तो इसका हम लोग उत्तर कैसे लिखेंगे कि पुरुष राजा एक भारत वीर आसीत्। लिख देंगे कि पुरुष राज एक भारत वीर था। ठीक है, संस्कृत में लिख करके आना है। दूसरा है कि वीरः केन पूज्यते, वीरः केन पूज्यते, तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे कि वीरः वीरेण पूज्यते, यानी कि जो वीर है वीर के द्वारा ही पूजा जाता है। इतना लिख देंगे, आपको यहाँ से बिल्कुल 2 और 2 करके 4 नंबर मिल जाएगा। कॉपी को बिल्कुल सादा नहीं छोड़ना है, अच्छे तरीके से लिख कर आइएगा। हर प्रश्न का प्रश्नोत्तर संख्या दागिए और पूरा अच्छे तरीके से लिखिएगा। ठीक है, बिल्कुल धुआं कर लेना है। अब आपका 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भारत में आतंकवाद, कारण और निवारण।
ये है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि। तीसरा है बेरोजगारी की समस्या। चौथा है विज्ञान के चमत्कार। और पांचवा है मेरा प्रिय कवि। तो किसी एक का ही हम लोग लिखेंगे। यहां से एक मोटा नंबर, बड़ा नंबर मिलने वाला है। कितने नंबर का? 9 नंबर का। कितने? 9 नंबर का। अब यहां से हम किसका लिखे हैं? तो भारत में आतंकवाद कारण और निवारण का। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 29 लगाइएगा। पहला का उत्तर दिए हैं तो पहला लगाना है। लिखना है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। अब देखिए रूपरेखा, सबसे पहले रूपरेखा क्या होता है? तो रूपरेखा के मतलब समझना है बाबू कि जब भी किसी विषय वस्तु या कोई मान लीजिए कि बिल्डिंग ही बनाते हैं तो शुरू में जो पिलर अथवा नेव का जो कार्य नहीं होता है, बिल्कुल डिजाइन डिजाइन इसका बना देना है, उसके बाद लिखना है। तो रूपरेखा क्या है? तो रूपरेखा किसी भी निबंध का पूरा जो सारांश है, आप किस उस निबंध में किस किस टॉपिक को रखेंगे, क्या क्या उसके बारे में लिखेंगे, सब वही होता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में सबसे पहला प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद लिखे हैं कि आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद का क्या अर्थ है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। आतंकवाद जो है विश्वव्यापी समस्या है, यानी पूरे विश्व का समस्या है। देश, हर देश में आतंकवाद फैला है। इस टॉपिक पर भी लिखेंगे। आगे लिखा है कि भारत में आतंकवाद, जिसे भारत में आतंकवाद क्या है, भारत में आतंकवाद की गतिविधियां क्या है, इस पर चर्चा किया गया है। आतंकवाद का समाधान, और लास्ट में लिखेंगे कि उपसंहार। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखना है कि आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा अपनाया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। आतंकवाद क्या है? तो आतंकवाद जो है हिंसा का ही एक गैर कानूनी तरीका है। हिंसा मतलब मार, झगड़ा, दंगा। ठीक है, जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा अपनाया जाता है। आतंकवादी क्या है भाई? तो जो राष्ट्र के विद्रोह करते हैं, जो अपने देश के विरोध कार्य करते हैं, गतिविधि में संलिप्त रहते हैं, वही तो आतंकवादी है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। जो आतंकवाद है सभी देशों में फैल रहा है। दूसरा हेडिंग बनाएंगे कि आतंकवाद का अर्थ है। आतंकवाद का अर्थ लिखना है कि आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है, पशु प्रवृत्ति है जिसका न कोई जाति है, न धर्म है, न समाज है, और न ही कोई राष्ट्र है। आतंकवाद का कोई जाति, धर्म, समाज और कोई राष्ट्र नहीं होता है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वाधीन होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है। सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है। आतंकवादी जो होते हैं या आतंकवाद जो होता है वो समूह के रूप में होता है। कोई एक व्यक्ति को आतंकवाद नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे लोग आतंकवादी संगठन में मिलकर के कार्य करते हैं, जो अपने राष्ट्र का हमेशा विरोध करते रहते हैं, समाज का विद्रोह करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, अशांति फैलाना। ठीक है, अब 3 नंबर लिखेंगे कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। इसमें क्या लिखना है कि आज लगभग पूरे विश्व में आतंकवादी सक्रिय है। आतंकवादी पूरे विश्व में सक्रिय है। हर देश के कोने में ये लोग सक्रिय हो गए हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा, आगे क्या लिखा गया है, ले रहे हैं। ठीक है, सहारा ले रहे हैं। वहीं कुछ आतंकवादी गुटों ने अपना अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बना लिया है। ठीक है, अब आगे चौथा लिखेंगे कि भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद की स्थिति पर क्या हम लोगों को लिखना है कि हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दिन पर दिन उठता ही जा रहा है। यानी भारत में भी आतंकवादी घटनाएं दिन प्रतिदिन क्या हो रही है भाई, तो बढ़ती जा रही है। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। भारत के पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, में अनेक बार जो है हिंसा फैली। अनेक बार जो है आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी गतिविधियां इन राज्यों में देखने को लगातार मिलती आ रही है। अब 5 नंबर में हम लोग लिखेंगे
कि आतंकवाद का समाधान। आतंकवाद का समाधान क्या है कि भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है। जो भारत की सरकार है, आतंकवादी गतिविधियां है जितनी भी सारी, उसको पूरा गंभीरता से लिया गया है। भारत की संसद ने आतंकवादी विरोधी विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को दंड देना भी आवश्यक है। दंड देना भी आवश्यक है। जो लोग भी आतंकवादी गतिविधि में हिस्सा ले रहे हैं उनको दंड एकदम देना जरूरी है। और उसके बाद उपसंहार लिखना है। उपसंहार में लिखेंगे कि आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए संघर्ष करे। यानी हर भारतीय का कर्तव्य है कि आतंकवाद के लिए हमको संघर्ष करना है, आतंकवाद के विरुद्ध में करना है। ठीक है, आतंकवाद को भगाना ही है अपने देश से। भारत के जन जन का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि वो आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाए। यानी जितने भी आतंकवादी संगठन है, आतंकवाद है, इस टाइप के जितने जहां कहीं भी व्यक्ति अथवा गतिविधियां दिख जाए तो आपको उसके विद्रोह करना है, उसके खिलाफ आवाज उठाना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ उपसंहार में लिख देंगे। तो स्टूडेंट, हमने पूरा जो है एक वायरल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया है, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 में यहाँ से सीधे सीधे छप करके आने वाला है। तो अगर यह हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन वाला घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए।